जय हिंद। मैं संदीप यादव आज फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और हमारा आज का टॉपिक पिछले टॉपिक की स्टोरी से कनेक्ट होता है, तो हम पिछले टॉपिक को थोड़ा सा देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। हम हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं अपने जीवन में पूरे जीवन काल को उसने लड़खड़ाते हुए जिया। हम देखेंगे कि हुमायूं जब निर्वासित जीवन काट रहा था तभी उसने हमीदा बानो बेगम से शादी की थी और हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसे महान पुत्र की उसे प्राप्ति होती है। और हम देखेंगे कि जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर के जन्म के उपरांत हुमायूं के पास कस्तूरी के अलावा बांटने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि कस्तूरी जो कि मृग से प्राप्त होती है, नर मृग से प्राप्त होती है, यह छोटी सी बात नहीं। आज 1 ग्राम कस्तूरी का अगर हम भाव देखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 40,000 के आसपास। 100 ग्राम का भाव अगर आप पता करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको $50,000 मिलेगा। मतलब हुमायूं अकबर के जन्मदिन पर लोगों को कस्तूरी ही बांटता है। चलिए वापस से आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जो मैंने स्टोरी सुनाई वो यथार्थ और सत्य है, इतिहास में ये जानकारी मिलती है। तो सिंध प्रांत में निर्वासित जीवन हुमायूं काट रहा होता है राणा वीर साल के यहाँ पर, जहाँ 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर महान बनेगा, क्यों बनेगा? उसके पीछे, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं होती या परिस्थितियों का मारा हुआ जैसे हम बोलते हैं, वो हमेशा ही आगे कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करता है। अकबर भी उन्हीं में से एक था। अकबर का बचपन जो है वह राजाओं या युवराजों की तरह नहीं गुजरा। अकबर के साथ उसके संरक्षण आगे हम देखेंगे अगले पार्ट में कि उसका संरक्षण किस किसने किया, उसकी देखरेख किसने की। तो 1542 अकबर का जन्म होता है। इसके बाद जैसे ही वह लगभग 9 वर्ष का होता है उसे गजनी में सूबेदारी मिल जाती है। अकबर गजनी का सूबेदार बनता है सबसे पहले यहाँ पर सूबेदार। और इसी उपरांत हम देखते हैं कि सरहिंद की लड़ाई हुमायूं के द्वारा सिकंदर सूर एक अफगानी को हराया जाता है और दिल्ली की गद्दी उसके लिए प्रशस्त हो जाती है और दिल्ली की गद्दी पर हुमायूं बैठ जाता है। हालांकि हमने देखा था हुमायूं ज़्यादा दिनों तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठता है। ठीक जैसे ही वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, अकबर को लाहौर में युवराज के रूप में नियुक्त कर देता है। और हुमायूं की मृत्यु के उपरांत चूंकि अकबर का संरक्षक बैरम खां होता है, तो बैरम खां अकबर के साथ ही होता है। और जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है दीन पनाह पुस्तकालय से गिरने के बाद, तो वैसे ही गुरदासपुर के निकट कालनौर में बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक कराता है और यहीं अकबर गाजी की उपाधि को धारण करता है। गाजी की उपाधि धारण की और अकबर आगे दिल्ली की ओर बढ़ता है। लेकिन दिल्ली का रास्ता इतना आसान नहीं था। अब इसके दूसरे फेज को अगर हम यहाँ की परिस्थितियों को देखेंगे तो चुनार का शासक आदिल शाह शूर जो कि एक अफगानी शासक होता है, वह हेमू को मुगलों के विनाश या मुगलों को भारत से या हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए नियुक्त करता है। अगर हम हेमू के बारे में बात करें तो हेमू की परिस्थितियां भी ठीक जैसी अकबर से थोड़ी और गई गुजरी होती हैं। हेमू सड़कों पर नमक बेचने का काम करता है। नमक बेचते बेचते ही उसे एक राज्य में तौल
की नौकरी मिल जाती है और तौल की नौकरी के साथ जल्द ही वह आदिल शाह शूर के यहाँ प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगर हम मुस्लिम इतिहास की बात करेंगे तो मुस्लिम इतिहास में दो ही हिंदू हुए जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, एक तो हेमू और दूसरा तोड़लमल। दो हिंदू जो मुस्लिम शासकों में प्रधानमंत्री हुए। और हेमू अपनी विजय यात्रा यहाँ से शुरू करता है। वह ग्वालियर को जीतते हुए आगरा बढ़ता है और आगरा से सीधे दिल्ली, और इस तरीके से दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो जाता है। उसी समय अकबर सरहिंद की ओर से नीचे की ओर आ रहा होता है, परंतु यहीं अकबर और उसके साथियों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि वापस काबुल लौट जाएं। काबुल लौटने की अकबर सोच रहा होता है, पर यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैरम खां। बैरम खां अकबर का संरक्षक होता है। अकबर को गुरदासपुर में उसका राज्याभिषेक कराता है और यहाँ पर बैरम खां अकबर को फिर मोटिवेट करता है और कहता है कि हमें दिल्ली चलना चाहिए और हेमू जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठा है उसको हटाने का एक प्रयास जरूर करना चाहिए। अकबर बैरम खां के कहने पर आगे बढ़ता है और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच होती है, जिसमें अकबर की विजय होती है। हालांकि प्राथमिक फेज में ये कहा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू के पक्ष में होती है, लेकिन जीतता इसमें अकबर है। तो इस तरीके से अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और ये बैरम खां से ही संभव हुआ। दरअसल अकबर बचपन से ही स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा था। पानीपत 1556 के बाद लगभग 1560 के आसपास जब अकबर समझदार हो जाता है और वह स्वतंत्र निर्णय लेना चाहता है, तब बैरम खां का इंटरफेरेंस उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है और बैरम खां को अकबर दोनों निर्णय लेने में, चूंकि एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अकबर को यह दखलंदाजी पसंद नहीं होती है और बैरम खां मक्का की यात्रा पर निकलता है। तब बैरम खां को मुबारक खां नामक एक व्यक्ति मुबारक खां हत्या कर देता है और ये गुजरात पाटन के निकट बैरम खां की हत्या हो जाती है। अकबर द्वारा 1562 में ही हरमदल का विनाश किया जाता है। दरअसल हरमदल जो अकबर के संरक्षक थे, मुनीम खां, बैरम खां, उसकी माँ और भी लोग उसमें शामिल थे, जिनके आधार पर अकबर अपने निर्णय लिया करता था, या उस समय तक यानी कि 1562 तक अकबर के शासनकाल को पेटीकोट गवर्नमेंट या पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। 62 में अकबर ने पहला काम यही किया कि इन सभी लोगों से वह स्वतंत्र हो गया और इन सभी को उसने दूर कर दिया। फिर दास प्रथा का अंत। अकबर ने युद्ध के दौरान जितने भी लोगों को दास बनाया था उन सभी को मुक्त कर दिया और इस तरीके से दास प्रथा के अंत के लिए अकबर को जाना जाता है। जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर, जजिया कर, जिसे अकबर ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
अकबर द्वारा अपने राज्य में धार्मिक कर को भी समाप्त किया गया था। धार्मिक कर की समाप्ति भी अकबर द्वारा की गई थी। इस तरीके से ये अकबर का जो प्राथमिक फेस है हमने वो देखा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे अकबर की विजय यात्रा कि अकबर ने किन किन प्रदेशों को विजिट किया, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया। देन उसके बाद हम अकबर की स्थापत्य कला की बात भी करेंगे कि किन किन चीज़ों का उसने निर्माण करवाया, और इसके बाद हम उसके प्रशासन का भी पूरा एनालिसिस करेंगे कि अकबर किस तरीके से अपना प्रशासन करता था और उसकी धार्मिक नीति क्या थी। तो इन सारे मुद्दों पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। अकबर के 1, 2 और 3 पार्ट लेकर आऊँगा और हम पूरा अकबर अच्छे से एज अ स्टोरी ही एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि अभी हमने किया है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।